नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से एक तरफ उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी का नाम और चिन्ह दोनों ही चीजें जा चुकी हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा है कि तलवे चाट कर बने हैं मुख्यमंत्री, ये कौन चाट रहा है। इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां भी जो है वो एक दूसरे को लेकर महाराष्ट्र में देखी जा रही हैं और इसी पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे साथ वेद शर्मा जी। शर्मा जी, अपने बयानों को लेकर हमेशा ही जाने जाने वाले संजय राउत फिर एक बार इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। पर आज भी संजय राउत ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है या फिर बीजेपी ने पैसे देकर ये डील की है। देखिए, मेरे देश का दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च सदन में ऐसे लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आके बैठ जाते हैं जो हमारे भाग्य विधाता के रूप में काम करते हैं, जिनको हम लॉ मेकर्स बोलते हैं, जिन लोगों को एक सामान्य जीवन में क्या शिष्टाचार होता है वो भी निभाना नहीं आता। अब आप सोचिए, संजय राउत इज नॉट अ वन टाइम ऑफेंडर। उनके तमाम ऐसे बयानात पिछले 1-1.5 साल के अंदर ऐसे आए हैं जिनको सार्वजनिक जीवन में हम प्रयोग करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन चीज़ों से, उनके वक्तव्यों से ये पता लगता है कि उनकी परवरिश कैसी हुई है। आप सोचिए, आप एक समाज में, आप एक प्रदेश के अंदर नेता हैं, आप देश के सबसे बड़े सदन पर बैठते हैं, आप अपने देश के लोगों के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, और इस प्रकार की शब्दावली मुझे लगता है कि सड़क में जो चलने वाले, जिनको हम राउडीज बोलते हैं, शायद वो भी जो है थोड़ी संयमित भाषा का प्रयोग करते होंगे। पर यह संजय राउत की बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है। अगर इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के आरोप वो एकनाथ शिंदे पर लगा रहे हैं तो सबसे पहला आरोप उनके ऊपर लगता है कि उन्होंने कितने हजार करोड़ की डील जो है सोनिया गांधी के साथ की, कि बाला साहब के जीवन भर के संघर्ष को उन्होंने 10 जनपद की चौखट पर ले जाकर नीलाम कर दिया। आज महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत, आपने कितने हजार करोड़ में जो है बाला साहब के मान सम्मान को जो है 10 जनपद पर गिरवी रखकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। आज जो लोग इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जो लोग जो है नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़ते रहे, जो लोग देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ते रहे, और ये बात तो खुल्लम खुल्ला अमित शाह जी हर सभा में कह रहे हैं कि वो बताएं कि कहां पे उनको जो है मुख्यमंत्री प्रॉमिस किया गया था। जब एक सभा में आप सोचिए, महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव होता है, 140 सीट पर भाजपा लड़ती है, 140 सीट पर शिवसेना लड़ती है। 140 सीट पर लड़ने वाली भाजपा 105 जीत के आती है और 140 सीट पर लड़ने वाली शिवसेना के 50 भी नहीं आते। तो आज ये जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र की जो ठेकेदारी क्लेम करने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र की जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे। वो मुख्यमंत्री तो बन गए, पर आज वो महाराष्ट्र की जनता को बताएं कि उस 1.5 साल के कार्यकाल में, 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को क्या दिया। क्या उन्होंने 10 जनपद वाली काकी के तलवे चाटने के काम नहीं किए? आज आप जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या एकनाथ शिंदे जी के ऊपर लगा रहे हैं, उन आरोपों को लगाने से पहले आपको अपनी गिरेबां में झांक कर देखना होगा। संजय राउत जी, ये शेरो शायरी करते हैं ना, इससे जो है चुनाव नहीं जीते जाते, इससे आप जनता का मन नहीं जीत सकते। आपको जनता का मन जीतने के लिए आपको जनता के काम करने होंगे, आपको जनता के बीच जाके काम करना होगा। आप सोचिए, अगर एक राजा पराक्रमी है, एक राजा महान है, तो वो इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उसकी होने वाली औलादें भी महान होंगी। व्यक्ति के काम उसको महान बनाते हैं। और जो ये उद्धव ठाकरे का घमंड था कि जी अमित शाह जी पार्टी अध्यक्ष होते हुए भी जी मातोश्री में आके आपके साथ मीटिंग करें। आज बताएं उद्धव ठाकरे कि मातोश्री में सोनिया गांधी कितनी बार मीटिंग करने आई, राहुल गांधी कितनी बार मीटिंग करने आए, कांग्रेस के बड़े नेता कितनी बार मातोश्री मीटिंग करने आए, या उन्हीं के प्रदेश के जो है एनसीपी के नेता कितनी बार मीटिंग करने आए। तो ये जो आपका गुरूर था, जो आपका घमंड था, आज जो है चकनाचूर हो गया है। ना आज आप पार्टी बचा पाए, ना आज आप सरकार बचा पाए, क्योंकि जब जब व्यक्ति ने अपनी राह छोड़ी है, जब जब व्यक्ति ने अपने जो है विचारों के साथ समझौता किया है, तो जनता ने उसको माकूल जवाब दिया है। जब आपके पिताजी जिंदगी भर उसी कांग्रेस से, उसी एनसीपी से लड़ते रहे, उसी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते रहे, और आपने जो है जाकर 2 मिनट में एक कुर्सी के लिए आपने ऐसा समझौता किया कि आपने पिताजी के संघर्ष को जो है 2 मिनट में जो है धूल की माफिक उड़ा दिया। और जब आज ना पार्टी बची ना सरकार बची, तो आप बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप सोचिए,
ये संजय राउत वो संजय राउत हैं जो एक शब्द जिसको हम गाली के रूप में समझते हैं उसको कहते हैं कि ये तो बहुत सामान्य सी भाषा है, और उन्होंने कितने आसानी से जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। आप सोचिए, आपकी सरकार होते हुए आप एक महिला जो है कलाकार के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, उसके लिए आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जब आप किसी की तरफ एक उंगली दिखाते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ भी इंगित करती हैं, तो जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो संजय राउत जी, देखिए, सब कुछ लुटवाने के बाद अगर किसी को होश आए, जैसे कहते हैं ना सुबह के भूले हुए अगर शाम को घर वापस आते हैं तो उसे भूला नहीं कहते, पर ये तो ऐसे भूले हुए हैं कि सुबह के भी भूल गए, शाम को भी भूल गए, इनको अभी तक होश नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ आता कि ये किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का नशा है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और जो बची खुची है, अभी बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, पता लग जाएगा। अभी मैंने कल इनका बयान सुना, बोला कि जी चोर जो है पार्टी ले गए, चुनाव चिन्ह ले गए। चोर जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ मैंडेट दिया था, वो चोर 10 जनपद पर ले जाकर जो है वो नीलाम करके आए थे, वो लोग चोर थे। और आज जो है जो असली शिवसेना है वो पुनः भाजपा के साथ खड़ी है और जो है वहां पर एनडीए की सरकार है। शर्मा जी, अभी आपने कंगना रनावत को लेकर जिक्र किया और कंगना रनावत के ऑफिस को जिस तरीके से बुलडोज किया गया था बीएमसी के द्वारा, यानी कि शिवसेना के ही द्वारा किया गया था, आज उसी शिवसेना के ऑफिस को दे दिया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए। और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की बयानबाजी अभी तक रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, मुझे वो डायलॉग अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और निश्चित रूप से हुआ भी ऐसे। उसकी जो बोली में जो दर्द था, जो सच्चाई थी, वो कहीं ना कहीं आज जो है अक्षरशः साबित हो रही है कि पार्टी भी टूट गई जो है, और उसका घमंड भी टूट गया, परंतु कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो ये उद्धव ठाकरे परिवार और जो संजय राउत उनके लाउडस्पीकर हैं, उनके साथ ये ऐसा है कि रस्सी तो जल गई पर ऐंठन कम नहीं हुई। तो जब आप अगर अब समाज के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अगर सही अर्थों में राजनीति कर रहे हैं, तो आपको ये सबसे पहले ये जो अकड़ है, आपको ये अकड़ छोड़नी पड़ेगी। आपके अंदर हम्बलनेस, आपके अंदर झुकाव होना पड़ेगा। देखिए, किसी शायर ने कहा है कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो ये जो अकड़ लेकर आज ठाकरे परिवार चल रहा है, ये जो संजय राउत जो अकड़ लेकर चल रहे हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं बचेगा। ये जो गिने चुने 2-4 सांसद और 2-4 विधायक इनके साथ बचे, मुझे लगता है ये भी कल को जो है पार्टी छोड़कर आ जाए। और मराठियों के लिए ठीक नहीं है। अमित शाह केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है लगातार, और वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना चुनाव आयोग पे भरोसा है। चुनाव आयोग ने फैसला क्यों दिया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन है? देखिए, ये सारी की सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं। चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करता है और जो है सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से काम करता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जो किसी के दबाव या किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती। अगर यही चुनाव आयोग जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में अगर दे देता, तो ये चुनाव आयोग जो है पाक साफ हो जाता, ये गंगा नदी से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता। चूंकि ये लोग जो है बैकडोर, बिना किसी संवैधानिक तरीके से ये पार्टी के संविधान बदलेंगे और एक पार्टी को एक परिवार का प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म बना के रखेंगे। जब आज चुनाव आयोग के संज्ञान में आया, तो चुनाव आयोग की जुरिडिक्शन में जो है चुनाव आयोग ने वो किया है और ये किया जाना चाहिए। आज आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, आप बिहार चले जाइए, जनता दल को देख लीजिए, वहां पे जो है लालू यादव के परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप क्या बोलते हैं, बंगाल में चले जाइए, तृणमूल कांग्रेस को देख लीजिए, वहां पर जो है ममता बनर्जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप तमिलनाडु चले जाइए, वहां डीएमके है, वहां पे जो है स्टालिन के परिवार का प्राइवेट लिमिटेड है। आप तेलंगाना आंध्रा चले जाइए, वहां वाईएसआर की फैमिली का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यू थिंक ऑफ एनी स्टेट एंड दीज रीजनल पार्टीज आर नॉट लेस देन एनी लाला की दुकान। और जब देश में संवैधानिक रूप से चलाने की बात आती है, तो जो है इन पार्टियों को भी संवैधानिक रूप से चलना पड़ेगा। आज कांग्रेस ने, जब कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद के आरोप लगे, तो उन्होंने जबरदस्ती एक रोबोट अध्यक्ष को लाके खड़ा कर दिया आपके सामने, ताकि जो है उस आरोप से बचाया जा सके। तो ये, अगर आप एक संवैधानिक व्यवस्था में हैं, तो यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि आप जो है येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से आप सत्ता में आ जाएंगे और आपकी हनक चलती रहेगी। देखिए, ये जो है जनता
की अदालत है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें आपको संवैधानिक तरीके से चलना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनहित के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, जनता के साथ जो है उन मुद्दों के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी। अगर किसी को लगता है कि जो है ठाकरे परिवार के साथ जो कुछ हो रहा है ये जो है एंटी महाराष्ट्रन है, तो आज संजय राउत और उनके जो है फैमिली वाले बताएं कि जो लोग वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करते थे, आज वही लोग जो है वीर सावरकर का अपमान करने वालों की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, तो क्या ये मराठी मानुस का अपमान नहीं है? उसी महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों की सरकार होती है और वहां पे महाराष्ट्र की सड़कों में जो है संतों को जो है दौड़ा दौड़ा कर मार दिया जाता है और महाराष्ट्र की सरकार एक एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। क्या ये हिंदुत्व का अपमान नहीं है? क्या ये मराठी मानुस का अपमान नहीं है? तो इन लोगों को आवश्यकता है कि ये आत्मचिंतन करें कि हमने कौन सा ट्रैक छोड़ दिया, और जितना ये ट्रैक छोड़ते जाएंगे उतनी इनकी जो है राजनीतिक गत बिगड़ती जाएगी।